इन्वर्टिब्रेट डाइजेस्टिव सिस्टम से स्टार्ट करते हैं जी। बेसिकली हमारा टॉपिक है डाइवर्सिटी इन डाइजेस्टिव सिस्टम्स, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम्स के अंदर किस तरह से डाइवर्सिटीज़ आई हैं और उन डाइवर्सिटीज़ का एनिमल्स के लाइफस्टाइल के ऊपर क्या इफ़ेक्ट है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम हम जानते हैं एनी सिस्टम विच इज़ यूज्ड फॉर डाइजेशन इज़ नोन एज डाइजेस्टिव सिस्टम। इन्वर्टिब्रेट्स की बात करें तो इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर मोस्ट सिंपल टू कम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। मोस्ट सिंपल डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो हम प्रोटोजोआ के केस में देख सकते हैं। जैसे जैसे हायर इन्वर्टिब्रेट्स की तरफ आते जाते हैं, यानी कि एनाडेरिया या अकाइनोडर्म्स की तरफ, तो अकाइनोडर्म्स तक आते आते जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स हो चुका होता है। इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर मेनली 4 टाइप्स के डाइजेस्टिव सिस्टम्स होते हैं। ये डाइजेस्टिव सिस्टम है जी वैक्यूलर डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें वैक्यूल्स यूज़ होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ डाइजेशन। चैनल नेटवर्क डाइजेस्टिव सिस्टम है जो कि वाटर को यूज़ करता है। सेकुलर डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसमें एक सैक लाइक एक कैविटी प्रेजेंट होती है। और टब्यूलर डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसमें ट्यूब्स नेटवर्क प्रेजेंट होता है डाइजेशन के लिए। वन बाय वन इनको देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जी वैक्यूलर डाइजेस्टिव सिस्टम। वैक्यूलर डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर होता है। यूनिसेलुलर इन्वर्टिब्रेट्स की बात करें तो यूनिसेलुलर इन्वर्टिब्रेट्स के केस में जो वैक्यूलर डाइजेस्टिव सिस्टम है वो मैंडेटरी है, यानी कि इनके पास कोई और डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता। डाइजेशन के लिए ये वैक्यूलर पाथवे ही यूज़ करते हैं। अगर हम मल्टी सेलुलर इन्वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं तो मल्टी सेलुलर इन्वर्टिब्रेट्स के पास अपना एक अलग से डाइजेस्टिव सिस्टम भी होता है जो कि तकरीबन डेवलप्ड होता है। अलॉन्ग विद दिस डाइजेस्टिव सिस्टम जो वैक्यूलर डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको ये एज अ ऑप्शनल पाथवे यूज़ कर सकते हैं। इनके लिए वैक्यूलर डाइजेशन मैंडेटरी नहीं है। ये अपनी डाइजेशन को रैपिड करने के लिए या उसको बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए वैक्यूलर सिस्टम को भी डाइजेशन में ऐड कर लेते हैं। ठीक है, वैक्यूलर सिस्टम नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि वैक्यूलर सिस्टम ऐसा सिस्टम होगा जिसमें बॉडी के अंदर वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे जो कि डाइजेशन करेंगे। ठीक है, पाथवे इनका कैसे चलेगा। सबसे पहले जो फूड पार्टिकल्स हैं वो एंडोसाइटोसिस के थ्रू या किसी भी और इंजेशन मैकेनिज्म के थ्रू, इनगल्फिंग है, एब्जॉर्प्शन है, किसी भी मैकेनिज्म के थ्रू जो फूड पार्टिकल्स है वो बॉडी के अंदर एंटर होंगे। बॉडी के अंदर एंटर होने के बाद जो फूड पार्टिकल्स हैं उनको पैक किया जाएगा और पैक्ड फॉर्म में इनसाइड द वैक्यूल वो एक फूड वैक्यूल बना देंगे। ठीक है, इसके अलावा बॉडी के अंदर लाइजोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डाइजेशन का काम करते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम के पैकेट्स होते हैं जिनका फंक्शन होता है कि ये फूड पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, लाइजोसोम एंजाइम्स जो हैं वो फूड पार्टिकल के ऊपर अटैक करते हैं, फूड वैक्यूल के ऊपर अटैक करते हैं। फूड वैक्यूल के ऊपर अटैक करने के बाद जो लाइजोसोम एंजाइम से आप देख सकते हैं कि फूड पार्टिकल इस फॉर्म में है, लेकिन लाइजोसोम के अटैक के बाद उसको मिन्यूट पार्टिकल्स के अंदर जो है वो ब्रेक डाउन करवा दिया गया है। ये हम कह सकते हैं कि जो फूड है वो डाइजेस्ट हो चुका है, अब इसकी अब्जॉर्प्शन होगी। अब्जॉर्प्शन के लिए क्या होगा कि ये जो फूड पार्टिकल है, फूड वैक्यूल है जिसके अंदर डाइजेस्टेड फूड मौजूद है, ये पूरी बॉडी के अंदर या पूरे सेल के अंदर मूव करेगा। पूरी बॉडी के अंदर मूवमेंट करते हुए इसके अंदर से जो यूजेबल फूड होगा वो अब्जॉर्प्शन के थ्रू बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और जो एक्स्ट्रा फूड है वो इसके अंदर ही रह जाएगा। अब एक्स्ट्रा फूड को बॉडी से एलिमिनेट करवाना है। ठीक है, इस फॉर्म में जो फूड पार्टिकल हमारे पास आता है जिसके अंदर से जो अब्जॉर्प्शन हो चुकी होती है और एक्स्ट्रा फूड उसके अंदर होता है, देन हम उसको नेम दे देते हैं कि ये अब डाइजेस्टिव वैक्यूल बन गया है, यानी कि जिसके अंदर से डाइजेशन हो चुकी है और एक्स्ट्रा फूड अब उसके पास मौजूद है। इस एक्स्ट्रा फूड को बॉडी से एलिमिनेट करवाने के लिए एक्सोसाइटोसिस का प्रोसीजर होगा। डाइजेस्टिव वैक्यूल जो है वो बॉडी से बाहर मूव करेगा। बॉडी से बाहर मूव करने के बाद उसकी ब्रस्टिंग होगी और ब्रस्टिंग के थ्रू जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो बॉडी से बाहर एलिमिनेट करवा दिया जाता है। इसी तरह से ये पाथवे जो है वो अगेन एंड अगेन वर्क करता रहता है और इनके अगेन एंड अगेन वर्क करने से बॉडी के अंदर जो है वो डाइजेशन कंटिन्यू रहती है।
नेक्स्ट सिस्टम है जी चैनल नेटवर्क सिस्टम। चैनल नेटवर्क सिस्टम जो है वो मोस्टली स्पॉन्जिस के अंदर होता है। इसमें क्या होता है कि बॉडी के अंदर वेल डेवलप्ड वाटर चैनल नेटवर्क सिस्टम होता है। मैकेनिज्म क्या होता है कि फूड जो है वो वाटर के थ्रू बॉडी के अंदर एंटर है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस फॉर्म में जो है वो वाटर चैनल सिस्टम जो है वो बॉडी के अंदर मौजूद है। अगर हम इसको जो है वो एक स्ट्रक्चर इसका हम देखें तो ये कुछ इस तरह से होता है कि इसके पास एक फ्लैजेलम है, फ्लैजेलम के अलावा माइक्रोब्लाई होता है और न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये आप कह सकते हैं कि ये एक वाटर की नाल है और इस तरह की बहुत सारी वाटर की नाल जो है वो इस तरह बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं। जैसे ही वाटर जो है वो बॉडी के अंदर इन होता है तो वाटर के अंदर मन्यूट फूड पार्टिकल्स भी मौजूद होते हैं। वो जो मन्यूट फूड पार्टिकल्स हैं वो इन फ्लैजेलम्स की मदद से जो है वो ट्रैप किए जाते हैं और ट्रैप करने के बाद फ्लैजेलम की मदद से जो मन्यूट पार्टिकल्स हैं उनको ये किनाल सिस्टम के अंदर या वाटर किनाल के अंदर एंटर करवा दिया जाता है। ठीक है, इनके अंदर एंट्री के बाद जो फूड है उसकी डाइजेशन होती है, डाइजेशन के बाद उसकी अब्जॉर्प्शन होगी बॉडी के अंदर और जो एक्स्ट्रा फूड होता है उसको अगेन जो है वो सेंट्रल कैविटी के अंदर रिलीज़ करवा दिया जाएगा। और जैसे ही वाटर जो है वो आउट करेगा बॉडी से बाहर जाएगा तो उसके साथ ही जो उसके सब अंदर एक्स्ट्रा फूड मटेरियल होगा वो भी बॉडी से बाहर मूव कर जाएगा। सेकुलर डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसमें जी सैक बनती है। ठीक है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम हाइड्रा और प्लेनेरिया या फ्लैटवर्म्स के अंदर देखा जाता है। इसमें क्या होता है कि बॉडी के अंदर 2 लेयर्स होती हैं सेल्स की। जो आउटर सेल लेयर है वो प्रोटेक्टिव होती है और जो इनर सेल लेयर है वो न्यूट्रिटिव होती है। ठीक है, जो इनर सेल लेयर होती है न्यूट्रिटिव सेल्स जो होती हैं उनको गैस्ट्रोडर्मल सेल्स का नेम दिया जाता है। अब इनर सेल लेयर के इनसाइड जो है वो एक कैविटी प्रेजेंट होती है, होलो कैविटी होती है जो जिनको गैस्ट्रोडर्मल सेल्स ने जो है वो इनक्लोज किया होते हैं और ये वाली जो कैविटी होती है ये एज अ डाइजेस्टिव कैविटी एक्ट करती है। ठीक है, ये वाली जो डाइजेस्टिव कैविटी है ये गैस्ट्रोवेस्कुलर डाइजेस्टिव कैविटी होती है। गैस्ट्रोवेस्कुलर डाइजेस्टिव कैविटी कौन सी होती हैं? ऐसी डाइजेस्टिव कैविटी जिनके पास सिंगल ओपनिंग होती है और उसी ओपनिंग से फूड जो है वो बॉडी के अंदर एंटर भी होता है और बॉडी से लीड भी करता है। ठीक है, अब गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर उसकी ओपनिंग के थ्रू फूड एंटर होगा। फूड एंटरिंग के बाद डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो कि कैविटी के अंदर मौजूद होते हैं वो फूड पे एक्ट करेंगे, फूड को डाइजेस्ट करवाया जाएगा। आफ्टर डाइजेशन फूड की अब्जॉर्प्शन होगी बॉडी के अंदर और अब्जॉर्प्शन के बाद जो एक्स्ट्रा फूड होगा उसको उसी सेम ओपनिंग के थ्रू बॉडी से एक्सपेल करवा दिया जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम हाइड्रा की बात कर लेते हैं तो हाइड्रा के अंदर जो टेंटिकल्स होती हैं वो प्रे कैप्चरिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, टेंटिकल्स की मदद से हाइड्रा जो है वो प्रे को कैप्चर करता है। कैप्चर करने के बाद इनकी जो ओपनिंग है यानी कि सिंगल ओपनिंग माउथ, वो माउथ के तरफ जो है वो प्रे को माउथ के ज़रिए पुश करता है इनटू अ सेंट्रल कैविटी। ये वाली जो कैविटी है इनकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है जो सेंटर में आपको नज़र आ रही है और ये जो लेयर है ये इनकी गैस्ट्रोडर्मल सेल की यानी कि न्यूट्रिटिव सेल की लेयर है। ठीक है, अब टेंटिकल की मदद से फूड पार्टिकल्स को कैप्चर किया गया, उनको माउथ के ज़रिए यहाँ पे इस पॉइंट पे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर लाया गया। यहाँ पे मौजूद डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं वो उस फूड के ऊपर एक्ट करेंगे। फूड के ऊपर एक्ट करने के बाद उसको डाइजेस्ट किया जाएगा और आफ्टर डाइजेशन उनकी जो है वो अब्जॉर्प्शन हो जाएगी ये साइड लेयर्स के अंदर यानी कि पूरी बॉडी के अंदर। ठीक है, अब्जॉर्प्शन के बाद जो एक्स्ट्रा फूड है वो भी अब इसी पॉइंट के ऊपर यानी कि गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर ही मौजूद है। अब जहाँ पे जो एक्स्ट्रा फूड है उसको एक्सपेल करने के लिए जो बॉडी है वो कंट्रैक्ट करती है और वो फूड जो है वो बाहर मूव कर जाता है। नडेरिया की बात करें तो नडेरिया के अंदर भी जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन ही होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि फूड पार्टिकल्स को जो है वो टेंटिकल की वजह से माउथ के ज़रिए कैविटी के अंदर लाया जाता है। कैविटी के अंदर जो है वो पार्शली डिसइंटीग्रेट फूड किया जाता है। इसके अलावा उसको जो है वो फाइगोसाइटोसिस के थ्रू फ्रैगमेंट्स के अंदर चेंज किया जाता है और फ्रैगमेंट्स के अंदर जो ये जो चेंजेस हैं इनकी यानी कि इनकी जो फूड पार्टिकल्स को फ्रैगमेंट्स के अंदर चेंज करना या फिर पार्शली डिसइंटीग्रेट करना ये आउटसाइड द
कैविटी ही तकरीबन हो जाता है। जैसे यानी कि टेंटिकल्स जो है वो फूड पार्टिकल को कैप्चर करते हैं तो उसी टाइम उसको पैरालाइज करके उसकी बॉडी को थोड़ा बहुत जो है वो तोड़ना स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है, जो कंप्लीट डाइजेशन होती है वो इंट्रासेलुलर ही होती है, यानी कि बॉडी के फूड वैक्यूल के अंदर इनकी कंप्लीट डाइजेशन होती है। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी से जो फूड होता है, पार्शली डाइजेस्टेड फूड, वो फूड वैक्यूल्स के अंदर एंटर होता है और फूड वैक्यूल्स के अंदर एंटर होने के बाद उसकी कंप्लीट डाइजेशन होती है। उसके बाद अगेन उसकी बॉडी के अंदर अब्जॉर्प्शन होगी और जो एक्स्ट्रा फूड होगा उसको बॉडी से बाहर एलिमिनेट करवा दिया जाएगा। प्लेनेरिया की बात करते हैं जी। प्लेनेरिया का जो है वो एक ओपन टेब्यूलर चैम्बर होता है, यानी कि फेरिंक्स जो है वो इनके अंदर प्रेजेंट होता है और फेरिंक्स जो है वो एंड होता है इनटू अ ब्रांच्ड गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के बाद जो स्मॉल फूड पार्टिकल्स होते हैं वो गैस्ट्रोडर्मल सेल्स उनको इनगल्फ करते हैं और इनगल्फ करने के बाद गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर उनकी इंट्रासेलुलर डाइजेशन होती है। आफ्टर कंप्लीट डाइजेशन जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो इन ब्रांचेस के थ्रू जो है वो पूरी बॉडी के अंदर भेजा जाता है, पूरी बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब किया जाता है और जो एक्स्ट्रा फूड वहाँ से प्रेजेंट होता है वो उसी ओपनिंग के ज़रिए, यानी कि सेम ओपनिंग के ज़रिए जो है वो बॉडी से एक्सपेल करवा दिया जाता है। अब अगर हम वर्टिब्रेट्स के डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं जी, वर्टिब्रेट्स के केस में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होता है और ये जो वर्टिब्रेट्स का कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है इसके अंदर मेनली बकल कैविटीज़ प्रेजेंट होती हैं। फेरिंक्स है, एसोफिगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम या फिर एनस और कोलिका प्रेजेंट होता है। ठीक है, अलॉन्ग विद दीज स्ट्रक्चर्स 3 ग्लैंडुलर सिस्टम जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ एसोसिएटेड होते हैं। ये वाले ग्लैंडुलर सिस्टम्स कौन कौन से हैं? स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, लीवर होते हैं, ये लीवर, गॉल ब्लैडर या बाइल डक्ट वाला सिस्टम होता है। इसके अलावा पैंक्रियास या पैंक्रियाटिक डक्ट्स होती हैं। अब वर्टिब्रेट्स जो है उनको मोस्टली क्लासीफाई किया जाता है ऑन द टाइप ऑफ देयर फीडिंग, और फीडिंग की जो टाइप है वो इनके डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर्स पे डिपेंड करती है। जैसे कि हम जो है वो टंग की बात करते हैं, टंग जो है वो बेसिकली ओरल कैविटी के फ्लोर के ऊपर जो है वो इस तरह से डेवलप होती है वर्टिब्रेट्स के अंदर। अब टंग जो है वो डिफरेंट फीडिंग टाइप्स के अंदर डिफरेंट टाइप की टंग्स होती हैं। ठीक है, कैसे डिफरेंट टाइप्स की होती हैं इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। जैसे अगर हम लैम्प्रे की बात करते हैं तो लैम्प्रे की जो टंग है वो प्रोट्रूजेबल होती है, यानी कि अंदर बाहर जो है वो मूव कर सकती है। ठीक है, इसके अलावा लैम्प्रे के अंदर अगर टीथ्स की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इनके जो टीथ्स हैं वो हॉर्नी टीथ हैं, बिल्कुल आगे से नोकदार तीखे से हैं। अब प्रोट्रूजेबल टंग है और हॉर्नी टीथ है तो इट्स मीन कि इनका जो फीडिंग टाइप होगा वो रेस्पिंग फीडिंग टाइप होगा, यानी कि ये प्रे को रेस्प करेंगे अपनी टंग की मदद से और टीथ्स की मदद से और देन जो है वो उनको अपनी बॉडी के अंदर एंटर करवाएंगे। फिशेस की बात कर लेते हैं तो फिशेस के अंदर प्राइमरी टंग होती है, यानी कि नॉर्मल टंग होती है और वेल डेवलप्ड टीथ होते हैं। और फिशेस का जो फीडिंग मैकेनिज्म होता है वो होल्डिंग वाला होता है। ये प्रे को जो है वो अपने माउथ के अंदर होल्ड करते हैं और आफ्टर होल्ड जो है वो उनको अपनी बॉडी के अंदर इनगल्फ करते हैं। टेट्रापॉड्स की बात करते हैं तो टेट्रापॉड्स की जो टंग होती है वो मोबाइल टंग होती है, यानी कि ये लेफ़्ट राइट भी मूव कर सकती है और फ्रंट बैक भी मूव कर सकती है। और इस मोबाइल टंग की वजह से इसके अलावा इनकी जो टंग है उसके ऊपर स्टिकी सब्सटेंस जो है वो मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से ये जो फूड है उसको कैप्चर करते हैं, यानी कि जो प्रे है जब इनके पास होता है तो ये अपने टंग की मदद से उसको जो है वो कैप्चर कर लेते हैं। वो स्टिकीनेस की वजह से टंग के साथ जो है वो चिपक जाता है और पैरालाइज होने के बाद जो है वो उसको बॉडी के अंदर लेके जाया जाता है।
वुड पिकर की अगर हम बात करते हैं तो वुड पिकर की जो टंग होती है वो इनकी एज़ कम्पेयर टू देयर बॉडी, इनकी जो टंग का साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होता है और आगे से फ्रंट से आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ही टैपर्ड सा इनका पॉइंट होता है, यानी कि लॉन्ग स्पाइनी टंग होती है इनकी, जिसकी वजह से ये इंसेक्ट्स को ग्रैब करते हैं। इस टैपर्ड पॉइंट की वजह से ये इंसेक्ट्स की बॉडी को पिंच करते हैं और आफ्टर पिंचिंग जो है वो टंग की मदद से ये उसको ग्रैब करते हैं। मैमल्स की बात करते हैं जी। मैमल्स के अंदर जो है वो लॉन्ग स्टिकी टंग होती है और मैमल्स का जो फीडिंग मैकेनिज्म होता है वो होता है इनगल्फिंग का। ये फूड को इनगल्फ करते हैं और फूड को काफ़ी हद तक च्यू भी करते हैं, चबाते भी हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर है जी टीथ। टीथ के लिहाज से अगर फीडिंग मैकेनिज्म्स को बयान करें तो स्नेक की बात कर लेते हैं। जैसे स्नेक के अंदर जो टीथ्स होते हैं वो शार्प होते हैं लेकिन बैकवर्ड होते हैं। आप देख सकते हैं कि इनकी जो टीथ हैं वो थोड़ा सा पीछे को मुड़े हुए हैं, ठीक है। इसकी वजह से ये क्या होता है कि अपने प्रे को काफ़ी देर तक होल्ड कर लेता है और होल्ड करने के बाद उसको चबा नहीं सकता, यानी कि इनके जो बैकवर्ड स्लोपी टीथ्स हैं वो सिर्फ उसको होल्ड करने के, उसको पिंच करने के काम आते हैं, उसको चबाने के काम नहीं आते। तो ये बगैर चबाए हुए जो अपना प्रे होता है उसको निगल लेता है अपनी बॉडी के अंदर। वुल्फ्स की अगर हम बात करते हैं तो वुल्फ्स के अंदर ये किनाइन्स जो होते हैं वो टैपर्ड किनाइन्स होते हैं और टैपर्ड किनाइन्स जो हैं वो वेल डेवलप्ड और बहुत ज़्यादा शार्प किनाइन्स हैं, ठीक है। इसलिए ये वाले जो किनाइन्स हैं इनको यूज़ किया जाता है किसी भी प्रे को टिगर करने के लिए, यानी कि उनकी बॉडी को चीरने या फाड़ने के लिए, बॉडी को चीर फाड़ करके ये जो है वो अपना फूड इनटेक करते हैं। हर्बीवोर्स की बात करते हैं तो जी हर्बीवोर्स के जो टीथ्स होते हैं वो इस तरह के ग्राइंडिंग टीथ्स होते हैं। ये जो फूड पार्ट होता है इनका उसको माउथ के अंदर ही कम्प्लीटली ग्राइंड करते हैं और कम्प्लीटली ग्राइंड करने के बाद ये जो है वो उसको अपने बॉडी के अंदर लेके जाते हैं। इसके अलावा मैमल्स की बात करते हैं तो मैमल्स के अंदर जो टीथ्स होते हैं वो यूनिवर्सल टीथ्स होते हैं। यूनिवर्सल टीथ्स में क्या होता है कि मैमल्स के अंदर जो है वो किनाइन्स, इंसीजर्स, मोलर्स, प्रीमोलर्स, हर टाइप के टीथ्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इसलिए मैमल्स जो हैं वो ग्राइंड भी कर सकते हैं, टीयर भी कर सकते हैं और राइपिंग भी कर सकते हैं। स्लाइवरी ग्लैंड की अगर हम बात करते हैं तो फिशेस के केस में स्लाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होते। लैम्प्रेस के केस में स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं और लैम्प्रेस जो है वो इन स्लाइवरी ग्लैंड्स को यूज़ करता है फॉर एंटीकोगुलेशन, यानी कि जैसे ही ये प्रे को जो है वो बॉडी के अंदर लेता है तो प्रे को बॉडी के अंदर लेने के बाद जब उसको बॉडी डैमेज होती है, ब्लीडिंग होती है, ठीक है, तो इस बात के चांसेस हैं कि जो प्रे का ब्लड है वो कोगुलेट कर सकता है, जम सकता है। इस सूरत में इनके जो स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं उनके पास एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस होते हैं जो कि रिलीज़ करवाए जाते हैं इनके माउथ के अंदर, और माउथ के अंदर रिलीज़ करवाने का इनको बेनिफिट ये होता है कि जो प्रे का ब्लड होता है वो एंटीकोगुलेंट हो जाता है, वो वहाँ पे जमता नहीं है। इसके अलावा स्नेक की बात करें तो स्नेक के अंदर भी स्लाइवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस होते हैं और स्नेक के जो स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वो वेनम प्रोड्यूस करते हैं उसके लिए। एम्फीबियन और बर्ड्स के अंदर स्लाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होते। मैमल्स के अंदर जो है वो स्लाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं माउथ के अंदर, और ये पार्शियल डाइजेशन यानी कि स्टार्च वगैरह की जो डाइजेशन होती है वो हमारे माउथ के अंदर ही हो जाती है, और वो जो पार्शियल डाइजेशन होती है वो स्लाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले स्लाइवा की मदद से होती है। एसोफिगस की बात करते हैं जी। एसोफिगस जो है वो मेनली डाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है और ये मोस्टली जो है वो एक पाथवे होता है फूड का, यानी कि फूड जो है जब माउथ से स्टमक के अंदर एंटर होनी है तो उसको एंटर होने के लिए जो एक रास्ता चाहिए, जो एक पाथवे चाहिए, उस पाथवे को जो है वो एसोफिगस का नेम दिया जाता है। और मोस्टली एनिमल्स के अंदर ये जस्ट एज अ पाथवे ही एक्ट करता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बर्ड्स की बात करते हैं तो बर्ड्स में जो एसोफिगस है, एसोफिगस के एंड पे यहाँ पे आप देख सकती हैं कि यहाँ से इनका एसोफिगस स्टार्ट हो रहा है और जिस पॉइंट पे एसोफिगस एंड हो रहा
रहा है उस एंड पॉइंट पे जो है वो एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको क्रॉप कहते हैं, और ये जो क्रॉप है वो इस तरह से इनकी बॉडीज में एक्सटर्नली भी नज़र आ रहा होता है। ठीक है, ये जो क्रॉप्स है ये बेसिकली ग्राइंडिंग पर्पस के लिए यूज़ की जाती है, क्योंकि बर्ड्स जो हैं वो स्मॉल स्टोन या स्मॉल पेबल्स भी जो है वो खा लेते हैं। ठीक है, तो वो जो स्मॉल स्टोन पार्टिकल्स या पेबल्स वगैरह होते हैं उनको ग्राइंड करने के लिए इनका क्रॉप होता है। क्रॉप जो है वो मस्कुलर है, मस्कुलर एक्टिविटीज़ की वजह से, क्रॉप की जो कंटिन्यूस मस्कुलर मूवमेंट होती है उसकी वजह से इसके अंदर जो मौजूद पार्टिकल्स होते हैं वो ग्राइंड कर लिए जाते हैं, और आफ्टर ग्राइंडिंग वो वाले जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्टमक के अंदर एंटर होते हैं। डायरेक्टली अगर वो स्टमक के अंदर एंटर हो जाएंगे तो वो इनडाइजेस्टेबल हैं, वो वहाँ पे डाइजेस्ट नहीं हो सकेंगे। ठीक है, अगर जो है वो इवन बर्ड्स का आफ्टर देयर डेथ या बर्ड्स को एक्सपेरिमेंटली तौर पे इनकी क्रॉप को खोला जाए तो इनकी क्रॉप को अगर हम ओपन करके देखें तो उसके अंदर जो है वो फूड पार्टिकल हमें प्रेजेंट नज़र आते हैं।